नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संसद के अंदर कुछ लोग घुस गए और ये खबर 3-4 दिन से चर्चा में है। मेरी कुछ व्यक्तिगत चीज़ें थी, मेरे घर में एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी, मेरी बिटिया को मुझे अस्पताल लेके रश करना पड़ा था। इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। सूचना मैं फिर भी डाल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेरी मेहनत से जो मैं आपको विश्लेषण देता हूँ, जानकारियाँ लाता हूँ, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं हर घटनाक्रम पे। यह घटनाक्रम चूँकि ऐतिहासिक घटनाक्रम है, इसलिए इस पर मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी के बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके बारे में, और ये सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह से, इसके दो पहलू हैं। एक इसका पहलू है राजनीतिक और सामाजिक पहलू, दूसरा इसका पहलू है सुरक्षा से जुड़ा हुआ पहलू। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चर्चा हो रही है। इस बीच में मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, मेरा भी एक नज़रिया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल जब से ये घटना हुई है तब से इसको लेकर जो नज़रिया समाज का दिख रहा है, जो नज़रिया सरकार का दिख रहा है और जो नज़रिया राजनीतिक दलों का दिख रहा है, उस नज़रिए में कहीं ना कहीं मेरे और आपके जैसे लोगों की जगह नहीं है। ये पूरा का पूरा नज़रिया सरकार बनाम नागरिक के बीच में सरकार की तरफ का नज़रिया है और नागरिकों को देखा ही नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि खुद विपक्षी पार्टियाँ, जिनको नागरिकों के साथ होना चाहिए लेकिन चूंकि वो सरकार नामक संस्था का हिस्सा हैं, वो नागरिकों को अपनी प्रायोरिटी में लेकर नहीं चल रही हैं। लोग इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के फलां सांसद ने इस पास को जारी किया था, उसको सज़ा होनी चाहिए। 14-15 सांसदों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और जब नई सदन में गए थे तो मोदी जी की नई सदन में नया नियम बना था, और वो ये था कि कोई भी तख्ती लेकर प्रदर्शन हाउस के अंदर नहीं करेगा। और जब सस्पेंशन की बयार चली तो ऐसों को भी निपटा दिया गया जो उस वक्त सदन में नहीं थे। ये एक अलग पहलू है, और वो पहलू अलग है कि वो सांसद ने पास इशू किया था। अब उस सांसद को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि वो सिम्हा साहब जो हैं, जिनको निशाना बनाया जा रहा है, वो भी अपने आप में बड़े फेमस टाइप के सांसद हैं, और उनकी गतिविधियां कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोचक रही हैं और वो खबरों में रहे हैं। आपको याद होगा, एक विवाद हुआ था कर्नाटक में, एक बस स्टॉप था। उस बस स्टॉप का जो डिज़ाइन बना हुआ था वो थोड़ा सा गुंबद टाइप का था, इसी बात को लेकर कि ये ऐसा लगता है जैसे मस्जिद हो। एक बस स्टॉप का आकार पसंद नहीं आया, उसको गिरा दिया गया। इस तरह के मामले सिन्हा साहब उठाते रहे, और सिन्हा साहब ने एक बार मामला टीपू सुल्तान का भी उठाया था कि टीपू सुल्तान का जन्मोत्सव समारोह नहीं मनना चाहिए। सिन्हा साहब कहते थे कि टीपू सुल्तान जो है वो इस्लामवादियों, एक नया शब्द वो उन्होंने निकाला था, इस्लामवादियों के हीरो थे, वो हिंदुओं के हीरो नहीं थे, और भारत में टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाना चाहिए। विवाद हुआ था, आपको याद? तो ये वो वाले सिन्हा साहब हैं। तो इन्होंने जो पास इशू किया, क्या वो गलत किया? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बहुत टारगेट कर रही है। मेरी राय ये है कि अभी जब हम सिक्योरिटी वाले पहलू पे आएंगे तो उसको चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लोकतंत्र वाले पहलू पे हैं। कोई भी सांसद अगर अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए पास इशू नहीं करेगा तो लोग संसद की कार्रवाई आम लोग कैसे देख पाएंगे? कहा जा रहा है कि जो पास इशू किया गया, उस पास में ये ज़रूरी है कि सांसद जिसको जानता हो उसको ही पास इशू करो। इसका मतलब 520 लोग जो वहाँ बैठे हैं, उनके रिश्तेदार, चमचे, जान पहचान वाले ही संसद की कार्रवाई देख सकते हैं। क्या इस देश का आम नागरिक, वहाँ पर दर्शक दीर्घा बनाई क्यों गई है? क्या वो दर्शक दीर्घा सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो लोग एक बार चुन के चले गए वो वहाँ पर जाएंगे, अपनी गतिविधियों में शामिल होंगे, और वहाँ पर उस कार्रवाई को देखने के लिए भी आम लोग नहीं जा सकेंगे? क्या हमने इसी तरह के लोकतंत्र की कल्पना की थी? तो सिम्हा ने अगर पास इशू किया तो इसमें उसको कैसे दोष माना जाए, और कैसे कि उनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ? ये तर्क सही है कि दूसरी पार्टी में अगर ऐसा होता तो उसकी, तब ये दूसरे दल वाले यही कर रहे होते, लेकिन ये गलत है तो वो कर रहे होते तभी गलत होता, और ये जो कर रहे हैं ये भी गलत होता। और दूसरी चीज़ ये
कि ये विरोध करने का तरीका कौन सा है, आप कैसे इस देश की संसद में घुस सकते हैं। भाई, इस देश की संसद में विरोध अगर लोग नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। अगर आतंकवादी घटना हो जाती तो उसको रोकने का काम सुरक्षा तंत्र का है। आतंकवादी घटना हो जाती है इसलिए लोग अपना विरोध करना बंद नहीं करेंगे। आपकी सुरक्षा में दम था तो रोक लेते, नहीं रोक पाए तो उसने प्रदर्शन कर दिया वहां पे, और इस देश के बहुत अहम मसलों पे उसने अपनी आवाज रख दी जो उसको रखनी थी, जो भी 5-6 लोग वहां कहे थे। अब आप उनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, लगाइए। इस देश में हमेशा जब जिसने सत्ता तंत्र के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है उसके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, उसको जेल भी हुई है और उसका उत्पीड़न भी हुआ है। आज़ादी से पहले भी हुआ है, आज़ादी के बाद भी हुआ है। तो ये जो 5-6 लोग हैं इनको आंदोलनजीवी बताया जा रहा है। ये आंदोलनजीवी नहीं, ये पहचान है कि वो अपने आसपास इस देश में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर सोचते हैं, उसको लेकर विचलित हैं, और जब भी जहां भी लगता है कि एक आवाज लोग उठा रहे हैं तो उनके साथ शामिल होते हैं। और अगर ये संसद में जाकर इस तरह से धुएं का कनिस्तर लेकर वो सदन के हॉल में कूद जाते हैं, क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकर वो सदन के हॉल में कूद जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से सोचने की चीज है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पहलवानों का जब धरना था क्या क्या नहीं हुआ। रातों रात उनको उठाने की कोशिश हुई, उनके ऊपर दमन की कोशिश हुई, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस वालों ने मारपीट की, सरकार ने उनको छोड़ रखा था, एक तरह से त्याज्य। मैं पहले भी कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूं, जब भी आंदोलन से जुड़े हुए वीडियो हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई चीज़ें हों। अगर इस देश में शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को और उनके विचारों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको मीडिया पर कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देश तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं इसलिए वहां जाके बैठ रहे हैं, उनको सरकार इग्नोर करेगी। जैसे किसानों को इग्नोर करते रहे जब तक कि खोपड़ी पे चुनाव नहीं आ गया, और अपने चुनाव के लिए आपने कदम उठा लिया। तो इस देश में जो डिसेंट है, जो विरोध है, जो सरकार से नाराजगी है, अरे अपने बाप के सामने ही बच्चा हाथ पांव पटकता भैया, कहीं और थोड़ी जाएगा रोने के लिए। तो उसको जब आप सुनवाई नहीं करते हैं, मैं पहले कह चुका हूं, तो लोकतंत्र में लोग ज्यादा विचित्र और कभी कभी हिंसक तरीके भी अपनाते हैं। ये एक संकेत है जो देख लीजिए आप अगर एक आदमी धरने पर बैठा है उसकी सुनवाई कर लीजिए। जंतर मंतर पे जाइए, 2500 लोग वहां बैठे रहते हैं, 6 महीने बाद पुलिस का मूड बनता है, उठा के फेंक देती है। याद कीजिए OROP में जो हमारे पूरे स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, वो वहां धरना दे रहे थे, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, सुनवाई नहीं हो रही थी उनकी। जब कपड़े फाड़े गए, उनके मेडल वेडल खींच लिए गए, उस पर विवाद हुआ, मीडिया में भी कवरेज हो गई, तब सरकार जागी और OROP पे कहा गया कि हमने OROP लागू कर दिया। कई भाषणों में कहा। सच ये है कि आज तक पूरी तरह से वो लागू नहीं हुआ है, ये सच है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो विरोध की आवाजें हैं उनको लोकतंत्र में सम्मान देना कम हो गया है, बल्कि ना के स्तर तक पहुंच गया है। और जब जब समाज में जहां जहां दुनिया में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि विरोध को, एक सामान्य शांतिपूर्ण विरोध को अगर व्यवस्था नज़रअंदाज करती है, उनकी तरफ कान नहीं देती है, तो लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़्यादा बड़े और बुरे तरीके अपनाते हैं। पूरी दुनिया में ये वो देश है जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में भी एक आदमी अनशन पे बैठ जाता था, भोजन पानी त्याग देता था, तो इतने भर से देश बदल जाता था। हमने 14 में इसी देश में देखा, या अन्ना हजारे धरना दे रहे थे तो कभी सरकार की तरफ से निगोशिएटर जाते थे, कोई बातचीत करने जाता था, और अगर एक लूज स्टॉक मनीष तिवारी ने कर दिया था कांग्रेस की तरफ से, उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि ये जब घुसे हैं, इनको मास्टरमाइंड, अपराधी, पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये पता लगा रही है, इस तरह से मीडिया खबर कर रहा है जैसे कि वो अपराधी हों, वहाँ पर वो चेन स्नैचिंग करने गए हों, हत्या डकैती लूटपाट करने गए हों। मास्टरमाइंड क्या होता है बे?
तुम लोग अखबार में काम कर रहे हो, चैनलों में काम कर रहे हो, मास्टरमाइंड क्या होता है? यह शब्द आमतौर पे अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप सबका नजरिया, मीडिया का नजरिया, विपक्ष का नजरिया, सरकार का नजरिया, सबका नजरिया हो गया है वो सत्ता वाला। आप सब सत्ता हो तो इस देश की रियाया की तरफ से बात कौन करेगा? अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी है, वो लोग कह रहे हैं कि इस देश में महत्वपूर्ण मसलों पे प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे हैं, मणिपुर पे आंख बंद करके चुपचाप बैठ गए हैं, दूसरी चीजों पर बैठ गए हैं, तो इस बात पे, सवाल पे कोई ना कहीं तो बात होनी चाहिए। और उनको लगता है कि बात नहीं हो रही है तो इस देश की संसद में कूदने का मतलब जानते हैं, वो अपनी जान का जोखिम मोल ले रहे थे। इस मसलों को उठाने के लिए उनको कोई टीचर है, कोई एमफिल किया हुआ है, कोई कुछ किया, सब पढ़े लिखे बढ़िया लोग हैं। और दिक्कत ये है कि जो भेजा है ना, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। जिसके पास दिमाग होता है उसमें संतोष और असहमतियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अच्छे बुरे का भेद जानता है। जो नशे में चूर है मूर्खता के, वो कभी नहीं समझेगा कि असहमतियाँ क्या होती हैं। लगातार ये कांग्रेसियों ने किया, ये जानबूझ के कांग्रेसियों ने सांसद से बीजेपी के बनवा दिया। अरे भाई, कोई गुनाह ही नहीं हुआ है तो उसको आप, इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ है, वो कानून के मुताबिक कुछ भी हो सकता है, आप उसको ऐसे घोषित करिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, इस देश का किस्सा है। इस देश में इसी तरह के एक आंदोलन का किस्सा, और एक आंदोलन जिसने इस देश को हिला दिया। इतिहास में जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, बाकी लोग मलाई खाते हैं, मलाई। और जो आंदोलनकारी, जो आपके मेरे लिए लड़ रहा है, वो कोने में पड़ा होता है, और सत्ता तंत्र के लोग उसका आनंद ले लेते हैं। पुष्पेंद्र सिंह चौहान, वो पुष्पेंद्र सिंह चौहान को भूल गए होंगे। 90 के दशक की शुरुआत, एक लड़का वकालत की पढ़ाई करने के बाद ये तय करता है और ये सोचता है कि भारत में हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, हिंदी माध्यम में पढ़ाई होना चाहिए। अंग्रेज चले गए तब भी इस देश में हिंदी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अंग्रेजी ही प्रधान है। वो आदमी सड़क पर आता है। उसने कहा, वो आदमी भी संसद में कूदा था, और वो सिर्फ संसद में नहीं कूदा था, उसने इतना लंबा हिंदी के लिए आंदोलन चलाया कि बार काउंसिल के नियमों में यह था कि वकील को अंग्रेजी में बहस करना अनिवार्य था। इसको खत्म कराया। आज जो वकालत कर रहे हैं उन लोगों को एहसानमंद होना चाहिए। पुष्पेंद्र चौहान का लोगों को नाम भी नहीं पता होगा वो कौन आदमी था। वो आदमी भी संसद में कूदा था, उसकी पसलियों में गहरी चोट आई थी, कई दिनों तक अस्पताल में रहा था। इस देश में हिंदी की आवाज़ के लिए वो आदमी लंबे समय तक यूपीएससी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में शाहजहां रोड पे, जहाँ से आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी में परीक्षाओं के लिए धरने पर बैठा रहा। इतिहास का सबसे लंबा धरना बन गया उसका। उस वक्त भी सरकार उसको नज़रअंदाज करती थी। वो कांग्रेस का दौर था, पुष्पेंद्र सिंह चौहान लड़ रहा था। आप उसको विलेन घोषित कर दीजिए, अपराधी, मास्टरमाइंड बोल दीजिए, क्योंकि ये पूरा जो तंत्र है ये आपको वही सब सिखा रहा है। उसके धरने पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी भी उसके साथ बैठे थे। देश के अनगिनत बड़े बड़े नेता बैठे थे। और शर्मनाक इस देश की राजनीति ऐसी है कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी जिस मांग के समर्थन में धरने पर बैठे थे उस मांग को पूरा नहीं किया। ये इतिहास गवाह है। 9 साल का संघर्ष, एक युवा वकालत करके नया निकला है, कहीं जाता, प्रैक्टिस करता, पैसे कमाता, घर परिवार को सपोर्ट करता, सब छोड़ के। और वो आदमी जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो 10 जनवरी 1991 को दर्शक दीर्घा से लोकसभा में उसने छलांग लगा दी थी। और उसके बाद अगले ही दिन एक भाषा नीति संसदीय संकल्प लागू होने वाला था, जिस मसले पर उसने छलांग लगाई, और वो हिंदी विरोधी था। और उस संकल्प को लागू करने के लिए छलांग लगाई। और दूसरे दिन, ये उस दौर की पॉलिटिक्स होती थी, जिन मांगों को लेकर छलांग लगाई थी पुष्पेंद्र सिंह ने, उस पर दोबारा से वो बिल रखा गया। लेकिन पुष्पेंद्र के संघर्ष की ताकत थी कि उस बिल पर आज तक अमल नहीं हो सका है, जो उस वक्त लागू करने की कोशिश की जा रही थी। अब आप लगाइए अंदाजा, संघर्ष है,
लोग करते हैं, विरोध है, लोग करते हैं, जनता के लोग आएंगे, ये लोकतंत्र है। विरोध के अच्छे बुरे कई तरह के तरीके अपनाएंगे और उन तरीकों से ही इस देश के भविष्य का रास्ता निकलता है। अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, ये विविध संस्कृतियों का देश है। अभी पिछले दिनों एक तमिल महिला ने, जिसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, उस महिला को परेशान किया गया क्योंकि वो तमिल बोलती थी। उसको अधिकार है वो तमिल का इस्तेमाल करे, जैसे पुष्पेंद्र सिंह चौहान कहते हैं हिंदी वालों को अधिकार है। हम सब तो ये जो लोग हैं जो लगातार सड़कों पर कूद रहे हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ये प्राण न्यौछावर कर रही है, ये सब लोग आज भगत सिंह की नकल नहीं कर रहे हैं वहां पर कूदकर भगत सिंह के स्टाइल में। ये लोग इस देश के लोकतंत्र और इसकी सत्ता जो कान में रुई लगा के बैठी है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के जो विरोध आ रहे हैं, अब आप कहेंगे तो क्या संसद को अखाड़ा बना दें, इसमें मैं दूसरे में आ रहा हूं। इसके के जो विरोध सामने आते हैं उन विरोधों को जनता के समर्थन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि इस देश में संसद की सुरक्षा का मसला क्या है और उसके लिए आप किसको दोष दे सकते हैं। संसद में ये तीनों लोग पहली बार नहीं कूदे, पुष्पेंद्र चौहान के बाद भी लोग कूदे। अभी 2.5 महीने पहले राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में एक भारतीय जनता पार्टी की नेता ने नारेबाजी की और उसके बाद में उस महिला के मामले पर बहुत सारी कार्रवाई की बात हुई। राज्यसभा के सभापति ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर एक राजनीतिक वजह आ गई थी, वो ये कि वो भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं कहूँगा कि संसद की दर्शक दीर्घा से नारे लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। जो वहाँ बैठे हुए हैं सदन में, उनके मुकाबले सदन की गरिमा को ये जो लोग काम कर रहे हैं ये कम अपमानित कर रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं। जो वहाँ सदन में बैठते हैं, एक लंबा इतिहास है आपके पास में, पूरा रिकॉर्ड आता है, इसके ऊपर इतने आपराधिक मामले, उसके ऊपर उतने आपराधिक मामले। अभी हमने देखा 300-350 करोड़ रुपए एक सांसद के घर से निकले हैं। सरकार इस मामले में बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल बयान, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? इनकम टैक्स के छापे पड़ के इतने दिन हो गए, गिरफ्तारी हुई, कुछ हुआ? ऐसे ऐसे लोग वहां अंदर बैठे हुए हैं, ये ज्यादा संसद को कलंकित कर रहे हैं या जो आदमी अपनी मांग के लिए नारे लगा रहा है वो कलंकित कर रहा है? तो जब जब इस देश में लोगों की बातों को सुना नहीं जाएगा तो अपनी आवाज को वो तेज करेंगे। आवाज को तेज करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं और उनमें से ये भी तरीके शामिल हैं। उनका संसद पे विश्वास है, इसीलिए संसद में ये कर रहे हैं। अब सुरक्षा पे आते हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि सुरक्षा को लेकर भयंकर लापरवाही संसद की। देखिए, अब बात यह है, संसद की लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और खास तौर पे स्पीकर साहब, लोकसभा अध्यक्ष, जो संसद के दोनों सदनों के पूरे प्रबंधन के मुखिया होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां की सुरक्षा चाक चौबंद रहे। अगर आप सुरक्षा अधिकारियों की स्थिति देखें संसद में, तो कुल जो सुरक्षा अधिकारियों की संख्या है 301 लोग हैं वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी, सिक्योरिटी अफसर, जिनमें मार्शल वार्शल सभी आते हैं। और उनमें से सिर्फ 176 नौकरी पे 125 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। यानी नौकरियां इस देश में बहुत हैं। लोग कहते हैं कहाँ से इतनी नौकरियां आएंगी? अरे नौकरियां जो हैं उनको तो दे दो भैया, पकौड़े की तरफ लोगों को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? रिफाइंड तेल की बिक्री बढ़ानी है। जो ग्रेड 2 के सुरक्षा सहायक हैं उसमें 72 पोस्ट स्वीकृत हैं और सिर्फ 9 लोग नौकरी पे काम कर रहे हैं। 72 में से 9 लोग हैं, 63 लोग नहीं है, भर्ती नहीं हुई है। इसी तरह से ग्रेड 1 के जो सुरक्षा सहायक हैं उनमें से 24 संख्या है उनकी, जबकि स्वीकृत पद हैं 69 में से 24 भारतीय लोग भर्ती कर गए हैं। और अगर संसद का रिकॉर्ड देखेंगे तो जब से मोदी जी के पांव पड़े हैं 10 साल से, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि तब से वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की भर्ती ही नहीं हुई है। और आपको याद होगा मोदी जी ने आते ही एक बहुत बड़ा काम किया था 16 में, कि जितनी भी भर्तियाँ सरकार की पहले से खाली पड़ी हुई थी लंबे समय से, 2 साल 3 साल वाली, बोले ये ख़त्म, इनके बगैर काम चल रहा है, करो।
फिर लोग कहते हैं सरकारी कर्मचारी हरामखोरी कर रहे हैं, काम की क्वालिटी नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा। अब आते हैं हम सिम्हा साहब पे। सिम्हा साहब को वो उसी जमात के आदमी हैं, इस देश पे शासन करने वालों के। उनका काम है झाड़ फूक करें, छानबीन करके लोगों को अंदर जाने दें। झाड़ फूक पे तो बहुत यकीन है ना। देखिए भैया कि ये आदमी, लेकिन पास केवल जान पहचान वाले को देना चाहिए, इस नियम को तो मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या नियम है। तो आज क्या भारत में एक अलग कैटेगरी हो गई नेताओं की, वो राजा बन गए हैं और जनता उल्लू बन गई है कि जिससे लो वोट, उसके बाद जाके वहां बैठो, जनता को पास भी मत फटकने दो। अब मैं और आप अगर संसद में जाएंगे कार्रवाई सुनने के लिए, तो या तो किसी संसद वाला आपको जानता हो, हाँ भैया आप गिरिजेश वशिष्ठ हो, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, भैया कुछ वहां नारा वारा मत लगा देना, तो पास दे दूं, और पास दे देगा। अब एक आदमी है जो उनको जानते ही नहीं है, उसको कहा जाएगा भैया मैं पास नहीं दे सकता, खाली पड़ी रहे दर्शक दीर्घा, मैं आज से पास इश्यू नहीं करूंगा। वो जनता जो है, वो इस देश के लोग, वो देखना चाहते हैं लोग जाके वहां करते क्या है, तो इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी नियम कहता है कि नाते रिश्तेदार जान पहचान वालों को लाओ, उनको बिठाओ, उनको दिखाओ, और आपने ये पास इशू कैसे कर दिया, ये आपके नाते रिश्तेदार जान पहचान वाला नहीं था। तो दोनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है जिनको सुरक्षा करनी है। अब आप कहेंगे एक तरफ तो आप कह रहे हैं प्रदर्शन करना अच्छी बात है, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि आप जो है वो सुरक्षा क्यों नहीं की। हाँ भैया, जब आप किसी दफ्तर पे, डीएम दफ्तर पे आप प्रदर्शन करने जाते हैं तो प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश करता है ना, तो सुरक्षाकर्मी क्या करता है, रोकता है, लाठी चार्ज करता है। दोनों की अपनी भूमिका है। आंदोलनकारी का अपना काम है कि वो आवाज उठाए पुरजोर तरीके से, और सरकार का अपना काम है कि वो उसको रोके। यही तो जनता और सत्ता के बीच का संघर्ष है। तुम उसको रोको ना, तो उस पर दमन करो, अत्याचार करो, ताकि देश के लोग जाने कि उनकी बात करने वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यही लोकतंत्र का तरीका है। वो आदमी पीठ पे लाठियां सह के इस देश को संदेश देता है। तो दुर्भाग्य से हमारे देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं। इस देश में अंदर घुस के नारे लगाना, धुआं उड़ाना गुनाह है, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिनमें लोगों को पकड़ा तक नहीं जाता है। कटवे भड़वे बोल सकते हो आप संसद में, चलेगा। पैसे लेकर सवाल पूछ सकते हो, चलेगा। लोग मर रहे हैं, उनको बांट सकते हो, दंगे करा सकते हो, चलेगा। भारत का आम आदमी विरोध करेगा, नहीं चलेगा। अपराध है वो, मास्टरमाइंड है वो, षड्यंत्रकारी है। पूरा का पूरा इंटेलिजेंसिया पुलिस का कितने लोग बैठ के सरकार से मोटा वेतन ले रहे हैं, उन सबको लगा रखा लोगों की जासूसी में, तू इसके पीछे लग जा, तू उसके पीछे लग जा। हालत यह है कि अगर इतने दिनों से प्लानिंग चल रही थी, ये 6 लोग जा रहे थे अलग अलग जगहों पे, सारे वीआईपीज क्या जा रहे थे, तो ये हिंदुस्तान के इंटेलिजेंसिया से पता लग जाना चाहिए था कि ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है, और ये रोकी जा सकती थी। ये भी सुरक्षा की खामी है। लेकिन जो भी है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि दुखद घटनाक्रम है, शर्मनाक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल शर्मनाक नहीं है, बिल्कुल दुखद नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, इस देश के मीडिया को उन्होंने क्या किया, कैसे किया करके, और कैनिस्टर करके हाथ, धुएं वाला हाथ में लेके लाइव करने के बजाय, उसकी छीना झपटी करने के बजाय, उन बातों को भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन बातों को पहुंचाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान का जोखिम मोल लिया। ऊपर से कूदने पे हाथ पांव टूट सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह की टूट गई थी पसलियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।